विधि जब से मायके से वापस आई थी, विधि के अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नज़र आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रमों में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। विधि के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। विधि के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो विधि, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाते हैं। विधि के पति नयन एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। साथ में ही विधि भी सिलाई पुराई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती है। विधि के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, 2 भाई व भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। विधि की भाभी शिखा अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। विधि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती। माँ तो थी नहीं जो इंतज़ार करती। विधि इंतज़ार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुंह से ही फ़ोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन विधि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। एक दिन विधि के भाई मनोज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। विधि के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में विधि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। विधि बहुत खुश थी, जो उसके पास था उसने सब लिया और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकुड़ते हुए कहा, अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ मिलती हैं और ये क्या जीजू को अपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह विधि की गरीब होने का मजाक बना रही है। शिखा ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर विधि अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। विधि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों में मना कर दिया। छोड़ो जाने दो। विधि अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने विधि से पूछा कि अरे विधि तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि विधि दीदी को हम तीज त्योहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोस की बात सुनकर विधि ने कहा, आया वही जाता है जहाँ मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर इज्जत की खाती हूँ। और अगर कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई वरना नहीं आती। विधि ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहाँ शिखा भाभी आई और विधि को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान वो नोटों की गड्डी है, ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। विधि ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन शिखा ने ज़बरदस्ती विधि के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए विधि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। विधि के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ कामों में व्यस्त हो गए।
विधि अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे की अंगूठी पहनाने को कहा। तब विधि स्टेज पर उठकर गई और शिखा विधि के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो उस बैग में पैसे नहीं दिखे। अंगूठी भूलकर शिखा ने विधि से कहा, दीदी इस बैग में से पैसे गायब है, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। शिखा ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं है। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें विधि पर ही टिकी हुई थी, जैसे पैसे विधि ने चुराए हों। विधि ने कहा, भाभी, आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और नहीं खोलकर देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देख लें, मैंने पैसे की चोरी नहीं की। सच में भाभी, मैंने पैसे नहीं चुराई। मैं गरीब भले हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से पैसे मिल जाएंगे। विधि ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं हैं। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गई होगी। और ना जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिखा ने, लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देकर घर भेज दिया। पैसे को छिपाने गए हैं, तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे हैं। शिखा ने नज़र घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। विधि चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। विधि की आवाज़ सुनकर उसका पति आया जो इस सब बातों से अनजान था। विधि का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तभी शिखा की बहन जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख झट से वहाँ आई। क्या हुआ यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शिखा की बहन सोना ने सवाल किया। तब शिखा ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने को दिया जिसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी तो है लेकिन पैसे देख ननद साहिबा मन फिर गया। उन्होंने बैग में से पैसे चोरी कर लिया और झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी सोना बोली, अरे जीजी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया, आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी, इसलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दे दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे, सोना ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिखा और विधि के भाई का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों विधि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन विधि के अंतर्मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था तो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर पर आधी रोटी खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं न तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति की आत्मसम्मान की है। तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा।
लेकिन समझ आ गया, जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों ना हो। विधि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि विधि की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। विधि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहां से चली गई। शिखा और विधि का भाई माफी मांगते ही रह गए, लेकिन विधि ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, क्योंकि उस दिन विधि के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। वहां मौजूद लोग शिखा को ही दोष देने लगे कि तुमने पहले सभी पूछताछ करनी चाहिए और किसी कमरे में ले जाकर फिर विधि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। विधि की बात पर विश्वास तो करती, भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में शिखा ने विधि को साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए ही विधि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी विधि को यह बातें याद आती, आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या विधि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? मेरे विचार से विधि ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे भाई भाभी से क्या रिश्ता रखना जिन्हें अपने लोगों पर विश्वास ही नहीं। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना जो सिर्फ दौलत के घमंड में चूर रहते हैं। यह मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि हमें कभी भी रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी सुने, उस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।